तो बच्चों हम पढ़ते थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग सारी थ्योरीज की हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। हमने एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल भी करे हैं, अब इसकी एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, मैंने पहले भी समझाया। न्यूमेरिकल वाला पार्ट सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारी जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाए, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमेशा करते रहते हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.1। तो 8 पॉइंट वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फिगर shows a capacitor made of 2 circular plates each of radius 12 सेंटीमीटर and separated by 5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर बना रखा फिगर में। ये 2 हमारे पास क्या है, स्पेरिकल कंडक्टर हैं जिनको हमने डी डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो ये एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट बन गया है। तो बोला इनकी जो रेडियस है ना, ये दोनों की रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। इस वाले सर्कुलर जो कंडक्टर है हमारे पास, ये भी सर्कुलर कंडक्टर, ये भी सर्कुलर कंडक्टर, दोनों की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे स्मॉल डी दिखाई दे रहा है, ये 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब आगे क्या बोलता है? द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। इस कैपेसिटर को एक्सटर्नल सोर्स से हम चार्ज करते हैं। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। और जो चार्जिंग करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें देखिए 0.15 एम्पियर। नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालनी है एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस का मतलब आप अच्छे जानते हैं, हम सी की बात कर रहे हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डीवी बाई डी टी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वेयर वी इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। सेकंड हमारे पास है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। हमें सेकंड वाले केस में क्या करना है? सेकंड वाला जो बी वाला ऑप्शन पूछ रहा है, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, इट मींस यू हैव टू फाइंड आईडी। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा आईडी का, तो उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ का जो जंक्शन रूल होता है, इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये भी एक्सप्लेन आपको करना है। देखो ये वाला जो आपके पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ये वैलिड तभी होगा जब आपके पास कंडक्शन करंट, जो यहां से आई करंट जा रही कंडक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो जाए, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी क्या हो जाएगा? वहां पे वैलिड हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। तो जो चीजें हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम उन चीजों को लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का स्टार्ट। हम हमारे पास जो गिवन है वो सारी चीजें हम लिख लेंगे। देखो रेडियस दे रखा है हमारे पास दोनों सर्कुलर प्लेट का, ये दोनों का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, उसे लिख देंगे हम 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये लिख दिया हमने इनकी रेडियस। और आगे हमारे पास दोनों के बीच का जो सेपरेशन दे रखा है ना, उसको भी लिख दो यहाँ पे। डी बराबर हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, हमें एसआई सिस्टम में चेंज करना है, इसलिए हम इसको भी 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज और गिवन है हमारे पास, देखो आर तो मिल गया ना हमें, ये आर है, ये रेडियस हो गई, और ये हमारे पास डिस्टेंस मिल गई दोनों प्लेटों के बीच की। और वन मोर थिंग, जो हमारे पास करंट दे रखा था, करंट को भी लिख लेते हैं, आई इक्वल टू 0.15 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे, जब हम सारी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है। आर हमें दे रखा था, डी हमें दे रखा था, डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की, और हमारे पास करंट दे रखा है, कंडक्शन करंट। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने की बात करते हैं कि एरिया, क्योंकि हमें जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें एरिया की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एरिया कितना निकलेगा। तो यहाँ पे है कि हमारे पास सर्कुलर प्लेट है ना, तो एरिया क्या होता है? सर्कुलर प्लेट का पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू भी रख दो, और आपके पास जनरली जो है वो आंसर भी निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट्स। तो एरिया ऑफ प्लेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पाई को ऐसे रख देते हैं और आर की वैल्यू हम पे पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5, सॉरी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। देखो रेडियस है 12 इंटू 10⁻⁻2, और इसका आप स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, तो आपके पास एरिया भी निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास एरिया भी निकल गया। और वन मोर थिंग जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली वो है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको याद हो तो उसको भी आप नोट डाउन कर लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब हमारे पास पहला जो ऑप्शन था उसमें हमें 2 चीजें पूछी हुई है। देखो एक तो पूछा है हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। और एक हमारे पास जो पूछा है वो है हमारे पास डीवी बाई डी टी, इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट लेते हैं हम, कंडक्टर प्लेट, उनको पैरेलल रख देते हैं एक दूसरे के, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट होता है। जब भी हमने कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने पैरेलल प्लेट भी पढ़ा था।
और यहाँ पे क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, सर्कुलर प्लेट्स दे रखी हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, इसलिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, एक करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और एरिया की वैल्यू रख देंगे पाई इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइड में कर देंगे सेपरेशन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, इट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आप, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 3.14 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इंटू ये 10 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर कर रहे हैं और नीचे हमारे पास बचा है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। आप इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं, तो कट करके आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है वो आएगा 8.01 इंटू 10 टू द पावर -12। तो आप इसे सॉल्व करके देखना, बहुत आसान है सॉल्व करना। इस 5 से इसको कट कर दो, उसके बाद सब मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर -2 को आप ऊपर ले जाओ, 10 टू द पावर +2 हो जाएगा। पहले भी हमने बहुत सारी कैलकुलेशन की है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल किए हैं, तो वहां पे जो कैलकुलेशन करने का तरीका था सिमिलर तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा, C = 8.01 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड। हमें पता है कि जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो उसकी यूनिट फैराड होती है, तो इतना आंसर आपके निकल के आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 8 पिको फैराड भी लिख सकते हैं जनरली, क्योंकि ये क्या होगा 10 टू द पावर -12 को जब हम यहाँ से ओमिट करेंगे, हटाएंगे, तो हम उसे पिको फैराड लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो 1 पिको फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड। तो ये था आपके पास पहले कैपेसिटेंस। अब हमें बात क्या करनी है, हमें तो dV/dt कैलकुलेट करना है। तो dV/dt कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी कहानी और करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। C तो निकाल दिया, C की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 पिको फैराड। अब हमें dV/dt कैलकुलेट करना है, तो dV/dt कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं Q = CV। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई वोल्टेज, तो यहीं से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dQ/dt और इस तरफ हो जाएगा d/dt ऑफ v। और आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई कैपेसिटेंस की, तो c को हम डिफरेंशिएशन साइन से बाहर रखेंगे। तो हमारे पास dQ/dt अगर आपको याद हो तो dQ/dt की जो वैल्यू होती है ना, वो करंट के बराबर होती है। I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। तो यहाँ पे आप I रख सकते हैं इसकी जगह, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, C और dV/dt, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें और क्या होगा आगे। तो देखो यहां से क्या निकल के आया, dV/dt बराबर आ गया हमारे पास I/C। तो I की वैल्यू आपको, करंट की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.15 एम्पियर, और आपने C की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी 8 पिको फैराड। तो यहाँ पे रख दो 8 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये इसका आंसर जो आएगा 0.15, ये 10 टू द पावर 12 ऊपर -12 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। और आप इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेट निकल के आएगा 1.87 इंटू 10 टू द पावर 10 वोल्ट पर सेकंड। क्योंकि हम क्या निकालने, dV/dt निकालने। तो देखो dV वोल्ट, यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका यूनिट वोल्ट होता है, और ये टाइम है इसका यूनिट सेकंड होता है, तो वोल्ट पर सेकंड आप इसका यूनिट भी यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने dV/dt भी क्या कर दिया, इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन था ना, इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक तो कैपेसिटेंस जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8 पिको फैराड, और एक dV/dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास इसका जो बी वाला ऑप्शन था, उसके लिए हम आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन था ना, उस बी वाले ऑप्शन में हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना था वो आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको वहां पे बताया भी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट और d/e/dt। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। और φe अगर आपको याद होगा, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो है E.A होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, इस तरीके से। या फिर जनरली आप इसको EA भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, तो हम इसको वही रखेंगे। या फिर इसको E.DA भी कर सकते हो आप, देखो है ना, स्मॉल, जब हम स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं तो E.DA कर देते हैं, तो वही करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट d/dt, और φe की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे क्या, E.DA। इस तरीके से E.DA हमने φe की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करते हैं। देखो φe बराबर मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, E.DA हो गया। और अगर आपको याद होगा, हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग
फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, फाई ई की एक वैल्यू तो ई डॉट डी ए बताई मैंने आपको, उसका तो यहाँ पे यूज हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रखा है, इसलिए हम उसका यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला जो है आपके पास ये फॉर्मूला है फाई ई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और इस फाई की जगह फिर से हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे डी बाई डी टी के अंदर। अब देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगी सीधा डिफरेंशिएशन साइन से, तो हमारे पास बचेगा डी क्यू बाई डी टी। और देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया डी क्यू बाई डी टी। और अगर आपको याद होगा डी क्यू बाई डी टी जो क्या होती है, वो कंडक्शन करंट के बराबर होती है। तो आई डी बराबर आई सी निकल के आ गया कंडक्शन करंट, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो आई डी बराबर आई निकल के आ गया है। और हम आई की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 0.15 एम्पियर, तो हमने इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे एक चीज बताई आपको, देखो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ना, तो जब भी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे विद द वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट्स, अगर ऐसा आपके पास सिचुएशन है तो उस केस में जो आपके पास कंडक्शन करंट होगी ना, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर ही आती है हमेशा। इस चीज को आपको याद भी रखना है, और यहाँ पे हमने वो चीज प्रूव भी कर ली है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट। ठीक है, हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन था ना, सी वाला ऑप्शन, उसमें बोल रहा है उसने कि यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे सिंस आप लिखेंगे कंडक्शन, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। ऐसा हो गया यहाँ पे, अगर ऐसा हो जाता है तो हम लिखेंगे यस किरचॉफ जंक्शन रूल आर वैलिड फॉर बोथ द प्लेट्स। किरचॉफ जंक्शन रूल आर वैलिड फॉर बोथ प्लेट्स। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था, और इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। देखो हमने क्या क्या करा, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, कंडक्शन करंट निकाला, कंडक्शन करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आ गया। हमने यहाँ पे क्या करा, सॉरी क्या निकाला हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला, जो किसके बराबर आ गया, कंडक्शन करंट के बराबर आ गया। आपको ये बात याद भी रखनी है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच जब वैक्यूम या एयर होती है, उस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो कंडक्शन करंट के बराबर निकल के आ जाती है। और जो लास्ट ऑप्शन था उसने बोला था किरचॉफ का जंक्शन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। आपको याद रखना है कि अगर आईडी आईसी के बराबर आता है तो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो बिल्कुल यहाँ पे वैलिड हो जाएगा और फॉलो ये करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था, और इस तरीके से इसका आपको आंसर देना है।